सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति पर। दोस्तों, अक्सर मैं जियोपॉलिटिक्स पर बात करता हूं, विदेश नीति पर बात करता हूं, या फिर आपको आने वाले युद्धों की दास्तां बताता हूं, या फिर गुजर गए वक्त में जो युद्ध गुजरे हैं उनमें कहाँ क्या हुआ, ये सब बातें बताता हूं। आज हम भारतीय राजनीति पर बात करने वाले हैं और भारतीय राजनीति पर एक ऐसा मौका है कि हम बहुत ज़रूरी हो गया है। तमाम पॉलिटिकल बयान आप सुन रहे होंगे। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। आरजेडी में तिलमिलाहट है ममता की और राहुल गांधी के बीच में, यानी कांग्रेस के बीच में जो है इख्तलाफ पैदा हो गया है। यहाँ मीडिया पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं वो बात बहुत समझने की है। सवाल हिंदुस्तान की माइनॉरिटी का है। दोस्तों, मैं एक शेर कहने जा रहा हूँ। उस शेर के पहले हिस्से को और दूसरे हिस्से को, यानी पहला मिसरा और दूसरे मिसरे को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और हम जो आखिरी मिसरा है उस पर हम पहले बात करेंगे और जो पहला मिसरा है उस पर आखिर में बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है। पहले शेर आपकी नज़र। अंधेरे अभी दूर हो जाएंगे, अंधेरे अभी दूर हो जाएंगे, कोई पलकों पे लेकर दिया तो चले। सज़ा आपने दी मुनासिब मगर, सज़ा आपने दी मुनासिब मगर, खता क्या है मेरी पता तो चले। दोस्तों, बड़े कई बार ये शेर आपने सुना होगा और हम बड़े प्यार से शिकवा कर लेते हैं कि खता क्या थी मेरी पता तो चले। हर तरफ यही शिकवा है कि खता क्या थी मेरी पता तो चले। और कुछ जोशीले आपके बीच में आते हैं और वो जोश दिलाने की बात करते हैं कि कोई अंधेरे अभी दूर हो जाएंगे, कोई पलकों पे लेकर दिया तो चले। ठीक है, शायर ने अपनी बात कह दी है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले हम आखिरी मिसरे पर आते हैं। खता क्या थी मेरी पता तो चले। तो आज बहुत ज़रूरी हो गया है ये बात समझना आपके लिए कि आपकी खता क्या थी। खता आपकी ये थी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और वो बड़े कस्में खाई उन्होंने। बड़ी एक इंडिया नाम का संगठन बनाया गया। नीतीश कुमार स्टेट स्टेट घूमते रहे, प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल किया और ये भारतीय जनता पार्टी को एक दबाव की स्थिति में कि नीतीश कुमार एक ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और एक टक्कर दी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो रहा है, एक दो तरह की बातें हैं। इसे भी समझने की ज़रूरत है कि आज एक्सट्रीम पॉइंट क्रॉस हो चुका है। जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलना है उसका जो लास्ट पॉइंट है, सैचुरेशन आखिरी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यानी आप एवरेस्ट की ऊंचाई के आखिरी मकाम पर पहुंच चुके हैं। उसके दाएं बाएं लेफ्ट जो आप जो है आगे या पीछे कहीं भी अगर मूवमेंट करते हैं तो यकीनी तौर पर फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे। वो नीचे की तरफ कैसे जा सकते हैं इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ मीडिया, एनालिस्ट, पॉलिटिकल अपने आप को बहुत बड़े विद्वान कहने वाले, ये सभी लोग एक बात बड़े बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि राजनीति में सब चलता है। राजनीति है तो मौका परस्ती का नाम है। राजनीति मौके में कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है नीतीश कुमार और ये सबको लग रहा है, ये दिलों की आवाज़ है कि मौका परस्ती में कोई तकलीफ नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई छोड़ के जाता तो कहते मौका परस्त है, इनको माफ़ मत करना। और सारे एनालिस्ट कहते, सारा मीडिया कहता और तमाम राजनीतिक पार्टियाँ भी इसी बात पर अड़ जाती। आखिर ये खेल क्या हो गया आप लोगों के साथ? 1990 से ये कहानी शुरू होती है। इसको साइकोलॉजिकली आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इस ट्रैप में कैसे फंस गए और ये ट्रैप आखिरकार एवरेस्ट पर कैसे पहुंच गया। दोस्तों, यहाँ फिर शुरू करते हैं कि खता क्या थी मेरी पता तो चले कि आपको भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने, उनके पीछे बैठी हुई एजेंसीज़ ने, उनके तमाम जो अक्लमंद लोग थे उन्होंने एक ट्रैप बिछाया।
उस ट्रैप में आपके लिए मीडिया मुहैया कराया गया, पॉलिटिकल मंच पर आपके पास मौजूद थे, आपकी लीडरशिप चाहे वो दोनों तरफ की, आपके पास दो लीडरशिप होती हैं मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के पास दो लीडरशिप होती है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप होती है और दूसरे के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि वो बड़े ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। भारत में सबसे ताकतवर लोग माइनॉरिटी में वही हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, और उन्हीं के दम पर जो है सब कुछ चलता है। आप में से सभी कहेंगे हम उनके कहने से वोट नहीं देते, मगर आपकी मानसिकता में जो चीज़ें डाली जाती हैं वो वहीं से आती हैं। आपने एक बात तय कर ली, यानी मौका परस्ती यादव उठाते रहे, पंडित उठाते रहे, जाट उठाते रहे और तमाम ठाकुर उठाते रहे, सबने मौका परस्ती की, बस आपने नहीं की। दलितों ने मौका परस्ती की, मुस्लिमों का वोट मिला, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और पूरी भर भर कर आपके एमएलए आए, आपके एमपीज आए, और जब वक्त आया तो मौका परस्ती दिखाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। आप ही के वोटों का इस्तेमाल जो है वो किया गया। नीतीश कुमार ने कई बार किया, मायावती ने कई बार किया, और कई ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने किया। इवन लालू प्रसाद यादव भी एक बार एनडीए का हिस्सा थे, वो आप ही का वोट लेके थे। सिर्फ आप डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकते थे, आप मोदी से नफरत करते थे, आपको नफरत करवाई गई थी, आप करते नहीं थे। बेसिकली आप कहेंगे कि गुजरात हुआ था, बिल्कुल हुआ था गुजरात। राजनीति में क्या जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार कसम खाते हैं कि मैं जान दे सकता हूं, मगर आप वापस भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकता, और बड़ी खुशी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ दोनों हाथ और दोनों कदम जो है वो स्पीड से चलाए जा रहे हैं और चले जाएंगे, और इस पर तमाम लोग उसका स्वागत करेंगे, मीडिया स्वागत कर रहा है। कुछ जिन पार्टियों को नुकसान होगा वो इस पर थोड़ा सा ऐतराज जाहिर करेगी। अखिलेश यादव का बयान आया है, बड़ा ही कमाल का बयान था अखिलेश यादव का कि अगर नीतीश कुमार बने रहते तो प्रधानमंत्री हो सकते थे। ये जब जा रहे हैं तब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री हो सकते थे, यानी ये तमाम जो बीजेपी के अलावा जितनी भी रीजनल पार्टी हैं या कांग्रेस पार्टी है, इन सब के पास अपना एक राजनीतिक स्वार्थ है, और राजनीतिक होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति का मतलब है कि किसी को भी सत्ता तक जाना है। जनता के सेंटीमेंट का इस्तेमाल करना पड़े, धर्म का इस्तेमाल करना पड़े, फंड का इस्तेमाल करना पड़े, या किसी भी मापदंड का इस्तेमाल करना पड़े, बहरहाल उनको सत्ता चाहिए। और ये चाहिए कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में इंसान सत्ता में बने रहने या हासिल करने के लिए ही आता है। एक भारतीय मुसलमान है जो सत्ता में कभी बना रहे, ऐसी सिचुएशन बनी नहीं। सत्ता में वो सिर्फ आपको एक बिल्कुल टेरराइज कर दिया। पहले कांग्रेस ने आपको टेरराइज किया, इंदिरा जी ने खुद आपको टेरराइज किया। अब कांग्रेस के राज में भी यूपी के अंदर दंगे होते हैं, बिहार के अंदर दंगे होते हैं, बंगाल के अंदर दंगे होते हैं, और एक टेरर, एक मुस्लिमों को एक टेरराइज किया जाता है कि आरएसएस है, संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, और आप इनसे अगर अपने आप को बचाए रखना है तो फिर आपको हमें वोट करना है। यानी भारतीय मुसलमान ने जब से देश आज़ाद हुआ दहशत में वोट किया है, और अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए वोट किया है, हक मांगने के लिए, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो हिस्सेदारी है उसके लिए आपने कभी वोट नहीं किया, और आपको एक दोनों तरफ के लीडर का इसमें बखूबी इस्तेमाल किया गया। ये वक्त आ गया है, और शायद ये आखिरी वक्त है आपके पास ये बात समझने के लिए, ये आखिरी वक्त है आपके पास समझने के लिए कि क्या आप डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, क्या आप राजनीतिक फ़ायदे उठाने के लिए तैयार हो सकते हैं। राजनीति में राजनीतिक फ़ायदे नहीं उठाओगे तो धार्मिक फ़ायदे उठाओगे। धर्म का इस्तेमाल राजनीति में सिर्फ जो है सत्ता हथियाने के लिए, ये सत्ता से किसी को दूर भेजने के लिए किया जाता है। एक आप हो कि आप जो है उन लोगों को वोट देते हो जो आपका वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, मगर आपका अपना कोई लीडर हो जो आपके बीच में आपका लीडर होता है, तो आपको वो साहबी से कम नहीं चाहिए, वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उसका तकवा भी होना चाहिए, उसकी परहेजगारी भी होनी चाहिए, तब आप उसको लीडर मान सकते हैं। आप लीडर मान ही नहीं सकते, ये लीडर नहीं मान सकते। यही वजह है जो तो पूछते हो ना, खता क्या थी मेरी पता तो चले। मैं खता बता रहा हूं कि क्या थी आपकी। ये खता थी आपकी कि आखिर आप ट्रैप में फंसते चले गए। भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक, आरएसएस का थिंक टैंक आपको नफरत की या दहशत की दोनों दीवारों के पार ले जाता गया, और आप जब तक
वो ताकत में, जितने आपने विरोध किया वो ताकत में आते चले गए, आपका विरोध बढ़ता चला गया, उनकी ताकत बढ़ती चली गई। आपके थिंक टैंक ने, दोनों रहनुमाओं ने आपके, ना आपको समझाया ना आप खुद समझे कि दरअसल जो तुम कर रहे हो ये आत्मघात है, ये सुसाइड है, ये आप पॉलिटिकल अपनी डेथ के नज़दीक जा रहे हो और एक जलती हुई आग में खुद दौड़े चले जा रहे हो, क्योंकि आप कहते हो कि राजनीति में सब जायज़ है और राजनीतिक वोट में आप मजहबी रहनुमाओं की भी नहीं मानते, आप अपनी मानते हैं, अपने इलाकाई मानते हैं। मगर आप जिस ट्रैप में फंस रहे हैं, आपके पास एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर थी कि आपको एक चेहरा डेवलप करके दिया गया। दुनिया में राजनीति हो या जियोपॉलिटिक्स, यानी भू राजनीति हो या राजनीति हो, बहुत लंबे प्लान बनाए जाते हैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इस तरह के प्लान बनाए जाते हैं। यहाँ तुम समझते हो कि तुम्हें बस आज ही, तुम्हें जो है, जो तुम आज सोच रहे हो उसका रिजल्ट तुम्हें आज ही मिलना चाहिए। अपने लीडरशिप, देखिए एक चीज़ आप समझ लें, पहली बात जो मैं आर्टिकल्स में भी लिखता रहा हूँ, आज बहुत कायदे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये समझें कि जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, वो एक ब्रिक हो या 1 करोड़ ब्रिक हो, 1 करोड़ ईंटों को भी अगर आप उनको बिछा दोगे, किसी भी स्ट्रक्चर में उनको बिछा दोगे, तो वो या फुटपाथ बनेगा या सड़क बनेगी, यानी रोड बनेगा उसका जो इंसानों के जूतों के नीचे आएगा, फुटपाथ बनेगा जिस पर जूतों के जरिए लोग चलेंगे। 1 करोड़ नहीं, 200 करोड़ होंगे तो भी 200 करोड़ों को अगर आप बिना किसी एक के ऊपर एक, ये बताऊंगा कि क्या है, अगर उन्हें बिछा दोगे तो वो फुटपाथ या सड़क ही बनेंगे और लोगों के जूतों के नीचे ही रहेंगे, जो कि मुसलमान यहाँ हैं। ये तुम्हारे दूसरे वाले रहनुमाओं ने तुमको गुमराह किया है, तुमको स्ट्रक्चर नहीं बनने दिया और बड़ी छोटा सा बीज तुम्हारे दिमाग में डाला। सब बराबर है, ये सब बराबर से सिर्फ फुटपाथ बनता है, सड़क बनती है लोगों के जूतों के नीचे रहने के लिए। तुम्हारे स्ट्रक्चर को बनने ही नहीं दिया गया। ये तुम्हारे साथ धोखा था और इस धोखे को तुम पूरी तरह तस्लीम करते हो और मेरे जैसे लोगों पर गुस्सा करोगे ये प्रोग्राम सुनने के बाद भी। मगर मैं जो कह रहा हूं वो सोचो कि क्या तुम फुटपाथ से ज़्यादा हो, क्या तुम सड़क से ज़्यादा हो। तुम ऐंठ सकते हो मुझ पर, मगर मेरे अलावा कोई और हिंदी नाम वाला होगा तो तुम्हारी आवाज़ आज नहीं निकल पाएगी, क्योंकि तुम फुटपाथ बन चुके हो, सड़क बन चुके हो। इस सच्चाई को तस्लीम करना या न करना तुम्हारा काम है। मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं जो सच है। एक बात तुम्हारे साथ, बहुत लीडरशिप तुम्हारे बीच में आई, बहुत लीडरशिप तुम्हारे पास आती गई, तुमने सबको नकारा, क्योंकि सब में तुमको एक वली अल्लाह चाहिए था, तुमको पॉलिटिकल नेता चाहिए ही नहीं था। आप उसकी हर चीज़ को चेक करते हैं, मगर मायावती को वोट देते हैं। तुम जो है हर चीज़ अपने लीडर की चेक करते हो, उसके घर से लेकर, उसके बर्तनों से, उसके खाने से लेकर, उसकी नमाज के वक्त से लेकर, तुम सब कुछ उसका चेक करते हो। मगर अखिलेश यादव का चेक नहीं करते, लालू प्रसाद का चेक नहीं करते, नीतीश कुमार का चेक नहीं करते, उसको जाकर वोट दे आते हो। वो तुम्हारा क्या लगता है रिश्ते में? मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता जो मैं बोल सकता हूं, मगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें आईना देखना चाहिए, तुम्हें मेरी कड़वी बातें सुननी चाहिए। और उन लोगों को भी मुझ पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, और करोगे भी तो क्या। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी दुकानें बंद नहीं करा सकता। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत ताकत पा चुके हो, मगर तुम इस्लाम से बहुत दूर हो। ये बात याद रखना, क्योंकि तुम सिर्फ अपना मफाद सोचते हो, मिल्लत का नहीं, इंसानियत का नहीं, दुनिया के जो एक खूबसूरत बनाने का तरीका है उसका नहीं, मगर तुमको अपना मफाद चाहिए। इसलिए मेरे जैसे लोग तुम्हारे लिए बहुत बड़े दुश्मन के तौर पर माने जाएंगे और माने जाते रहे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तुम अपने अगर डेमोक्रेटिक हक को चाहते हो, अगर तुम पॉलिटिकल अपनी अवेयरनेस को चाहते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम जो जियो पॉलिटिक्स में कर रहा हूँ उसमें लगातार आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से षड्यंत्र किया गया, किस तरीके से बंटवारा हुआ देश का, वो लोग कौन थे, किन के कहने पर चल रहे थे, आखिर वो आप लोगों से क्या चाहते थे। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो इस्लामिक पावर थी वो भारत था, हिंदुस्तान था। पूरी दुनिया के मुसलमानों को मिला दें तो लगभग उनके बराबर मुसलमान हिंदुस्तान में था। जिसको डिवाइड किया गया था उससे नुकसान किसका हुआ था ये मैं अपने प्रोग्रामों में बता चुका हूँ। आज मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ राजनीति पर, मौका परस्ती पर। तुम मौका परस्त क्यों नहीं बन सकते? और तुम अगर मौका परस्त राजनीति में नहीं बनोगे तो फुटपाथ से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते। ये लिख के रख लो।
लोग लोगों की मौका परस्ती का खैर मकदम कर रहे हैं, टेलीविजन पर कर रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं, बड़े बड़े अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले पत्रकार मौका परस्ती का खैर मकदम कर रहे हैं। और एक तुम हो कि तुम्हें अगर कोई लीडरशिप मिले, तुम्हें कोई ज़हीन मिले, तुमको कोई नेता तुम्हारे बीच में आ जाए, तुम उसको बर्दाश्त नहीं करते, उसमें खामियां ढूंढते हो, उसकी तमाम चीज़ों को आप तलाश करना शुरू कर देते हो और रिजेक्ट कर देते हो। बल्कि आप नहीं करते, आपसे वो रिजेक्ट करवाया जाता है और आप फिर ट्रैप में फंस जाते हो। ये बीजेपी का एजेंट है, ये कांग्रेस का एजेंट है, ये समाजवादी का एजेंट है, ये फला का एजेंट है। अरे जो डायरेक्ट ही बीजेपी के साथ मिलकर या कांग्रेस के मिलकर सरकार बना रहे हो, वो क्या है? वो तुम उनको वोट दिए जा रहे हो। अपने को एजेंट होने पे वोट नहीं दोगे, दूसरों के डायरेक्ट उनके समर्थन से सरकार बनाने वालों को वोट दे दो। क्या हो गया तुम्हारी अकल को? कौन है तुम्हारा रहनुमा? किसने सिखाया तुमको? तुमने को इतना बड़ा किया? किस मदरसे में गए थे? किस स्कूल, किस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हो तुम लोग? तुम्हें अपनी समझ पर जो है शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, ये पहला हिस्सा ये है कि तुम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के थिंक टैंक ने तुमको ये उकसाया, तुम गालियां देते रहे, तुम आज भी वो काम कर रहे हो। तुम जितना जो है भारतीय जनता पार्टी को कोसोगे, जितना उससे दूर जाने की बात करोगे। तुम में से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में जा सकते थे, कुछ लोग तो जो है उनके साथ समन्वय बना सकते थे। आज इस बात के कहने पे तुम मुझको गाली दोगे, मगर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि तुम भारतीय जनता पार्टी के ही सत्ता में जी रहे हो पिछले 10 सालों से लगातार, और अगले 10 साल की तैयारी कर लो। सवाल ये उठता है कि अगर राजनीति है तो, क्योंकि सत्ता यार डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में, राजनीति में अपने अपने मोहरों को, अपने अपने मौके को हर कोई देखता है, तो तुम्हें अपना मौका देखना चाहिए था। तुम में से बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहिए था, मगर वो तुमको नहीं लेंगे क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकली हुई नफरत ही उनकी वोट बैंक है और उसको इंक्रीज लगातार करता जा रहा है। अगर आप ये नहीं कर सकते, कम से कम खामोशी का वो तरीका इस्तेमाल कर सकते थे जो एक डिप्लोमेटिक हो सकता था, मगर तुम्हारे पास ऐसी लीडरशिप है नहीं। और ऐसे लोगों को जो डिप्लोमेसी से काम ले उसे तुम बर्दाश्त कर नहीं सकते, उसको तुम एजेंट बताओगे, गालियां दोगे तुम्हें। और तुम देखिए, मैं माफ़ करना, मैं आज उन खास लोगों से बात कर रहा हूँ जो ये जनता जिसकी सुनती है, ये मेरी बात समझ पाएंगे। आम जनता ये मुमकिन नहीं है। मैं दानिश्वरों तुमको कह रहा हूं कि तुम्हें समझाने की ज़रूरत है अपने उन लोगों को कि डिप्लोमेसी, राजनीति क्या होनी चाहिए, आगे तुम किस तरीके से चल सकते हो और क्या भारतीय राजनीति परिवेश में क्या हो सकता है, उस तरीके से बात करनी चाहिए। तुमने जितना भी नफरत की वो तुमने की नहीं, तुमसे करवाई गई। जितने भी बयान तुमने खिलाफ दिए तुमने दिए नहीं, वो तुमसे दिलवाए गए। जो तुम आज भी कर रहे हो कि तुम रिएक्ट करो हर बात पर, वो तुमसे रिएक्ट करवाया जाता है, तुम करते नहीं हो। यानी तुम एक कठपुतली हो, कोई धागा तुम्हारा हिला रहा है और तुम हिले चले जा रहे हो और हिले चले जा रहे हो, और वो कठपुतली नचाने वाला पैसे यानी वोट या जो भी इक़्तिदार वो कमाए चला जा रहा है और तुम तमाशा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बात आती है कि कोई पलकों पे लेकर दिया तो चले। यहाँ पलकों पे लेकर दिया चलने वाले बहुत हैं, मगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि तुम्हें ये बताया जाता है कि तुम्हारा कायद कैसा होना चाहिए, तुम्हारा लीडर कैसा होना चाहिए। और फिर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी में से कुछ लोग एक छींटा कसी करेंगे, तुम उसको तुरंत लपक लोगे क्योंकि तुम्हारे मनों में नफरत भरी गई है और तुमको कभी स्ट्रक्चर बनाने का सबक दिया ही नहीं गया। ये जो बराबरी का मामला है, मैं इस्लाम की तबलीग पे नहीं जाता, मैं आखिरी हज्जतुल जुमा का जो खुतबा है उसके उन लाइनों को सुनाना नहीं चाहता कि अपने हाकिमों का हुक्म मानो और या आदर करो, या सारी चीज़ें, बहुत सारी और बातें हैं। कुल मिलाकर यानी अगर आप एक ईंट दूसरी ईंट का वजन सहने के लिए तैयार नहीं होगी, यानी एक ईंट अगर दूसरी ईंट को अपने ऊपर रखने की इजाज़त नहीं देगी तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। और अगर तुम आज से ये काम शुरू कर दो कि मैं लो एक ईंट मेरे ऊपर आया, दूसरी ईंट उसके ऊपर आए, तीसरी ईंट उसके ऊपर आए, तो कल तुम्हारा महल बन के तैयार हो सकता है, कुतुब मीनार तुम्हारा बन सकता है, तुम्हारा लाल किला बन सकता है, तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं।
मगर एक ईंट का वजन दूसरी ईंट को सहना होगा, और अगर ये ईंट आपस में किनारा मापेंगी तो तुम फुटपाथ और सड़क से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते। अगर ये बात तुम्हें आज भी समझ ना आई तो तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत खतरे की तरफ बढ़ रहा है। मैं इस वक्त दुनिया में कई जगह बहुत कुछ चल रहा है, उनकी मिसाल दी जा सकती है, उनकी जिंदा दिली की बात की जा सकती है, उनकी एक दूसरे को कंधा देकर आगे बढ़ाकर छोटी सी चीज़ों को बहुत मजबूत करने की बातें की जा सकती हैं, सबूत के तौर पर मौजूद हैं, और तुम एक बहुत बड़ी भीड़ हो, मगर एक दूसरे को नज़दीक आने नहीं देते। फुटपाथ भी बनते हो तो बिखरा हुआ, सड़क भी बनते हो तो निहायत टूटे हुए जूतों से चलने लायक, कोई कायदे का आदमी उस सड़क पे चले भी नहीं, और हर ईंट के बटन खुले होंगे, हर ईंट अपने आप में तकब्बुर और गुरूर और घमंड में भरी होगी, और एक दूसरे को, मुझे भी इस वक्त तुम देख रहे होंगे तो बहुत गालियां दे रहे होंगे, मगर तुम घमंडी हो, तुम्हारी असलियत तुम्हें नहीं बताऊं ये हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे तुमसे चंदा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी रसीद नहीं काटने आने वाला हूं, और मैं तुम्हारा लीडर भी नहीं हूं कि तुमसे वोट मांगने आने वाला हूं। मुझे जरूरत है इस बात की खुदा के लिए कि तुमको वो आईना दिखाऊं जो तुम्हारा भयानक है, तुम्हारी शक्ल को जो है वो जो शिया शक्ल है उसको बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त तुम्हें देखना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हो। कोई पलकों पे लेके दिया तो चले, हर बार जो चला उसका दिया भी तुमने गिराया, उसका तेल भी तुमने खिंडाया, उसके कपड़े भी तुमने जला डाले, और दूसरों की जूतियां भी उठाई और अपने सर पर भी तुमने रखी। किस नाम पर? या तो कांग्रेस से मिली भगत के नाम पर, या भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत के नाम पर। दोनों के साथ मिलकर उन लोगों ने सरकार बनाई जिनके जूते तुमने सरों पे रखे, जिनके जूते तुमने पलकों पे रखे। इस हकीकत को नकारने की औकात है तुम्हारी, हिम्मत है तुम में? और अगर नकार रहे हो तो तुम निहायत झूठे हो, फिर तुम इसी हक के लायक हो कि तुम फुटपाथ और जूते के सामने रहो। अगर जरा भी गैरत है तुम में, ओ बुद्धिजीवियों, ओ वो लोग सुन लो जो तुम्हारी बात लोग सुनते हैं, तुमको कह रहा हूं इनको समझाओ, क्योंकि ये समझने की सलाहियत नहीं रखते, इनकी हैसियत नहीं है कि असली बात को समझ सके। डिप्लोमेसी, हिकमत अमली जो कि खिलाफत में भी अपनाई गई थी, वो हिकमत अमली तुम में नज़र नहीं आती, तुम्हारी रहबरी में नज़र नहीं आती, तुम्हारी तकरीरों में नज़र नहीं आती, तुम्हारे भाषणों में नज़र नहीं आती। हिकमत अमली के अलावा तुम दूसरों की हिकमत अमली में फंसे चले जा रहे हो। ये सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उरूज पर है, हाइट पर है, किसी के लिए कुछ नहीं बचा है, मगर फिर भी वो लोग लड़ रहे हैं जो सिर्फ तुम्हारी वोटों को, यानी उनके अपने 10% वोट होते हैं और 20% वोट तुम्हारा होता है, और तुम्हारे 20% वोट पर भी उन्हें वो मैनेज नहीं कर पा रहे, वो लड़े जा रहे हैं। अगर वो लड़े जा रहे हैं तो कसम खा के दिखा दो कि इस लोकसभा चुनाव में तुम 20% वोट को एक जगह इकट्ठा करके अपनी ताकत का नमूना बता सकते हो। तुम यकीन मानो, मैं वादा करता हूं तुमसे कि अगर ये तुम एक बार अभी इसी लोकसभा, कोई बहुत बुरी बात नहीं, तुम्हारे अगर जिनको मैं कह रहा हूं अगर उनमें शर्म थोड़ी सी आ जाए, बेशर्मी को वो छोड़ दें, भय को अगर वो छोड़ दें और एक जगह तुमको इकट्ठे करके पॉलिटिकली साबित कर दें, तो भारतीय जनता पार्टी भी तुमसे बार्गेनिंग करेगी और तमाम पार्टियां तुमसे बार्गेनिंग करेंगी और तुम्हें तुम्हारा राजनीतिक हक भी देंगी, तुम्हारा डेमोक्रेटिक हक भी देंगी। वरना तुम फुटपाथ हो, तुम सड़क हो, तुम जूतों के नीचे रहोगे और उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हो। ममता और कांग्रेस की लड़ाई, नीतीश और लालू की लड़ाई, अभी तो मायावती और अखिलेश की लड़ाई, ये सब लड़ रहे हैं, वोट तुम्हारा है। अगर ये सब लड़ रहे हैं तो तुम कह दो किसी एक को अपना लीडर मान के कि ये आज से हमारा लीडर है, ये जहां कहेगा हम 100% वोट वहीं डालने वाले हैं। अगर आज ये तुम कर दो तो कल का नजारा देखो। अगर कर सकते हो तो कर देना। कल से फिर हम डिप्लोमेसी पर बात करेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स पर मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि आप लोगों की समझ को जो सुधार सकते हैं वो लोग बिके हुए हैं, वो लोग बेशर्म हैं, वो लोग सिर्फ अपनी रोटियों की सोचते हैं, तुम्हारी नहीं सोचते, मगर तुम उनकी सोचते हो। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। फिलहाल इजाज़त दें,
जिंदा रहे तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, फिर गाज़ा की बात करेंगे, फिर रूस की बात करेंगे, फिर अमेरिका की बात करेंगे। और तुम जानते हो कि मैंने दुनिया के बारे में तुमको जो कुछ बताया, अगर वो सच था तो ये मान लेना कि जो आज कह रहा हूं वो भी सच है। अगर मेरी 15 साल की मेहनत को तुम साकार करना चाहते हो और 15 साल के एक एक हरफ को सच होते हुए तुमने देखा है, तो इसको आजमा के देखो। नहीं तो क्या है, मैं तो कह दूंगा जो ड्यूटी दी थी मैं कर आया। खुदा हाफिज। क्या आप निष्पक्ष न्यूज देखना पसंद करते हैं? क्या आप प्रमाणित विश्लेषकों को देखना चाहते हैं? क्या आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रुचि रखते हैं? क्या आप विश्व विख्यात पत्रकारों को सुनना पसंद करते हैं? यहाँ आपको मिलेगा और भी बहुत कुछ, यानी आपके पैसे की पूरी कीमत। राजनीति और जियोपॉलिटिक्स के गूढ़ रहस्यों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता। भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलते हैं न्यूज और व्यूज चैनल। OTT लिव अभी डाउनलोड करें।